मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू का घर। माँ, अरे माँ, कहाँ हो आप? दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अभिषेक घर के अंदर आया तो अपनी माँ सुमित्रा जी को पुकारने लगा। वह ड्राइंग रूम में इधर उधर देखने लगा, फिर सीधा उनके कमरे की ओर बढ़ गया। इधर रसोई घर में खड़ी उसकी पत्नी दिव्या उसे माँ वे कमरे में जाते देख रही थी। अभिषेक बैग से सामान निकालते हुए बोला, लो माँ, आपकी दवाई ले आया हूँ, खत्म हो गई थी ना। और हाँ, ये आपके घुटनों के दर्द के लिए मरहम भी लाया हूँ। सुमित्रा जी ने बेटे के हाथ से दवाई ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा भाग्यशाली है तो वो मैं हूँ, जो मुझे आपकी जैसी माँ मिली। याद है जब मैं छोटा था और बुखार में तप रहा था तो आप सारी रात मुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। कभी ठंडे पानी की पट्टियां रखती तो कभी मुझे दवा देती। मेरे जिद करने पर अपनी बाहों का झूला बनाकर मुझे झूला भी झुलाती। अभिषेक एक्टिंग करते हुए दिखाने लगा कि माँ कैसे उसे झूला झुलाती थी। सुमित्रा जी हंस पड़ी। तभी दिव्या दो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी। हाथ कमर पर रखकर तो तानों की गालियों देते हुए बोली, वाह, माँ के पास बैठने के लिए आपके पास समय है। उनके साथ बचपन की यादें ताज़ा करने की इसलिए है, लेकिन पत्नी से बात करने तक की फुर्सत नहीं। अभिषेक चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। दिव्या गुस्से में जलती भुनती खड़ी थी। माँ ने ऐसा पाला, माँ ने वैसा पाला, माँ ने ये त्याग किया, वो बलिदान दिया। जब देखो तब माँ माँ नाम का जपते रहते हो। हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। श्रवण कुमार को भी पीछा छोड़ दिया है तो इसने। याद है ना तो बता दूं, तुम्हारी एक बीवी और 4 साल का बच्चा भी है, जो इस समय अपने पापा के घर आने का इंतजार कर रहा है। ये सुनकर अभिषेक बोला, ये क्या कह रही हो दिव्या तुम? थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। और अगर रौनक मुझे याद कर रहा था तो इतनी बातें सुनाने की बजाय उसे यहाँ मेरे पास ले आती। दिव्या तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम यह से नहीं हिलने वाले? तो ठीक है, बैठे रहो अपनी माँ के चरणों में। मैं तो बेकार में तुमसे शादी कर बैठी। कहते हुए वो वहां से चली गई। माँ, मैं जाता हूँ, कहकर अभिषेक अपने कमरे में आ गया और अपने बेटी रौनक को गोद में उठा लिया। दिव्या पीछे आई तो अभिषेक बोला, इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा करने वाली कौन सी बात थी दिव्या? तुम भी जानती हो कि आज कितने दिनों बाद बस 2 मिनट के लिए मैं माँ के पास बैठा था। अभिषेक की बात सुनकर दिव्या चुप रह गई। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अभिषेक बोला तो दिव्या गुस्से से बोली, खाना भी अपनी माँ से ही क्यों नहीं बनवा लेती? तुम जानती हो दिव्या, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पति के यह बात सुनकर दिव्या पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। इधर अपने कमरे में चुपचाप बैठी सुमित्रा जी एकाएक अतीत की तरफ खिंचती चली गई। केवल 10 साल का था अभिषेक और उसकी बहन प्रीति 8 साल की, जब उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया था। पति की अचानक हुई मौत के बाद जब सुमित्रा जी अकेली रह गई तो जिंदगी एकदम अंधकारमय लगने लगी थी। अकेली औरत कैसे संभालेगी दो दो बच्चों को? पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटने कैसे कटेगी? आस पड़ोस के लोग कहते तो सुमित्रा जी का कलेजा धक से रह जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पास रखे कुछ गहनों को गिरवी रखकर एक छोटा सा टिफिन सेंटर शुरू किया। दिन रात मेहनत कर लोगों के घरों में खाना पहुंचाने लगी। हालात जैसे भी थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कभी रुकने नहीं दिया। वह दिन भर काम करती और रात को अभिषेक और प्रीति के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। अभिषेक पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था। माँ की तपस्या रंग लाई और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। जब पहली तनख्वाह मिली तो सबसे पहला काम उसने माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी खरीदने का किया।
माँ, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अब आप आराम करेंगी। उस दिन सुमित्रा जी की आंखें खुशी से छलक पड़ी थीं। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बेटे को गले से लगाते हुए कहा था, मेरा संघर्ष सफल हो गया बेटा। फिर सुमित्रा जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देकर अपनी बेटी प्रीति की शादी कर दी। उसके बाद अभिषेक के लिए भी अच्छे घरों की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से एक भी थी दिव्या। पहली ही नजर में दिव्या अभिषेक को भा गई थी। साथ ही पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। बेटे की शादी दिव्या के साथ तय करने के बाद सुमित्रा जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा था कि अब बहू घर में आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। उन्होंने दिव्या को बेटी की तरह अपनाने का सपना देखा था। लेकिन दिव्या के कदम इस घर में पड़ते ही सुमित्रा जी को एहसास होने लगा था कि उनके सपने और हकीकत में बहुत फर्क था। दिव्या को अपनी प्राइवेसी में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं थी, ना ही सास की और ना ही नंद की। उसे अभिषेक का अपनी माँ से इतना लगाव भी पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि दिव्या को इस घर में सिर्फ अभिषेक चाहिए, उसकी माँ या बहन नहीं। वह शुरू से ही सुमित्रा जी से कटी कटी रहती, उनके कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। जब भी उसकी नंद प्रीति मायके में आती तो दिव्या उससे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। प्रीति ने भी इस बात को महसूस किया था। शुरुआत में तो सुमित्रा जी को लगा कि नई नई शादी हुई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन समय बीतने के साथ में उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तो वो उन्हें बातें भी सुनाने लगी थी। उन्हें टोकने या ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसके तीखे शब्दों के तीर हर दिन सुमित्रा जी के दिल को छलनी करते थे, परंतु वह चुप रहती, सोचती कि कभी तो दिव्या बदलेगी, कभी तो वह उन्हें सम्मान देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतीत की यादों में खोई सुमित्रा जी काफी देर तक यूं ही बैठी रही। इधर अभिषेक को कई बार महसूस होता कि उसकी माँ अकेली होती जा रही है। वो दिव्या को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दिव्या तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी अभिषेक को उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज दिव्या बहुत उत्साहित थी। उसकी बहन ईशा, जिसके साथ उसका बचपन से बहुत गहरा लगाव था, आखिरकार उसका रिश्ता तय हो चुका था और दिव्या के माता पिता उसकी शादी का कार्ड देने घर पर आ रहे थे। आज घर में एक अलग ही रौनक थी। रसोई से घी और मसालों की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शाही पनीर की महक, तड़के वाले छोले, सुगंधित पुलाव और गर्मा गर्म हलवे की खुशबू पूरे माहौल को उत्सव बना रही थी। दिव्या बड़े चाव के साथ रसोई में सब कुछ बनाती रही थी, हर चीज का खास ध्यान रखते हुए। बनाने के बाद चेक कर देखती कि नमक ठीक या नहीं, मिठास संतुलित है या ज्यादा हो गया। अरे, आज कुछ खास है क्या जो इतनी तैयारियां चल रही हैं? सुमित्रा जी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। उन्होंने इतनी मेहनत से दिव्या को काम करते शायद पहली बार ही देखा था। दिव्या के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हाँ माँ जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रही हैं, मेरी बहन ईशा की शादी का कार्ड लेकर। सुमित्रा जी हल्का सा मुस्कुराई। बहू के इस उत्साह को देखकर अच्छा लगा उन्हें, लेकिन साथ ही कहीं भीतर एक टीस भी उठी। कुछ ही देर में दिव्या के माता पिता घर आ पहुंचे। बड़ी खुशी से वे उनसे मिली, उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद उनके पास बैठ गईं। सुमित्रा जी कमरे से बाहर आई तो दिव्या की माँ शांति जी सुमित्रा जी से बड़े स्नेह से मिली और हालचाल पूछने लगी। लेकिन सुमित्रा जी ने अपने हाव भाव से जाहिर भी नहीं होने दिया कि उन्हें कोई तकलीफ या परेशानी है। फिर दिव्या अपने माता पिता की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए बड़े स्नेह से उन्हें भोजन परोसने लगी। सुमित्रा जी चुपचाप इस दृश्य को देखती रही। दिव्या के चेहरे पर उत्साह, आंखों में चमक और हर शब्द में मिठास थी। उन्हें अचानक 2 महीने पहले का दिन याद आ गया,
जब उनके दामाद का ट्रांसफर विदेश में हो गया था और उनके बेटी दामाद को विदेश शिफ्ट होना था। उससे पहले उनकी बेटी प्रीति मायके आई थी उन सब से मिलने। प्रीति को दरवाजे पर देख दिव्या ने एक औपचारिक और फीकी सी मुस्कान दी थी और फिर बिना कोई गर्मजोशी दिखाए अपने फोन में व्यस्त हो गई थी। थोड़ी देर तक प्रीति अपनी माँ और भाई के साथ बैठकर उनसे बातें करती रही। हंसी मजाक, पुराने किस्से, बचपन की यादें। लेकिन दिव्या चुपचाप एक तरफ जा बैठी थी। अभिषेक ने ऑफिस के लिए निकलने से पहले दिव्या को आवाज दी थी और कहा था, दिव्या आज प्रीति आई है तो दोपहर को राजमा चावल बना लेना, उसे बहुत पसंद है। इस बात का दिव्या ने ना कोई जवाब नहीं दिया था। अभिषेक को दिव्या की इस बेरुखी पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो जानता था कि ज्यादा कुछ बोलेगा तो कलेश खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। फिर दिव्या बिना कुछ कहे रसोई में चली गई थी। कुछ देर बाद दिव्या बाहर आई और बोली, माँ जी, आज लंच में खिचड़ी बनाई है, जब खाने का मन हो तो बता देना। सुमित्रा जी ने चौंक कर कहा, अरे लेकिन बेटा, प्रीति आई है, राजमा चावल बना लेती, उसे बहुत पसंद है। दिव्या ने उबाऊ चेहरे के साथ जवाब दिया, माँ जी, मेरा तो सिर दर्द हो रहा है और वैसे भी पूरा दिन घर संभालती हूँ, बच्चों को देखती हूँ और अब जरा सा टाइम आराम करने का सोचा तो आप लोगों की फरमाइशें शुरू हो गई। सुमित्रा जी के चेहरे की मुस्कान फीड़ी पड़ गई थी तो प्रीति का चेहरा भी एकदम उतर गया। माँ रहने दो, भूख नहीं है मुझे मन से वो बोली। उन्होंने एक नजर प्रीति की ओर देखा जो जबरन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कसक साफ झलक रही थी। आज वो दृश्य याद करके अनायास ही सुमित्रा जी की आंखें भर आईं। आज वही दिव्या अपने माता पिता के लिए इतना प्यार जता रही थी, उनकी पसंद के हर व्यंजन बना रही थी, उन्हें हाथ से खाना परोस रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल में उठे तूफान को दबाते हुए एक फीकी मुस्कान ओढ़ ली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। घर में रौनक थी, हर रोज शॉपिंग के प्लान बन रहे थे। दिव्या आए दिन अपनी सहेलियों के साथ मॉल जाती, कभी अपने लिए महंगी साड़ी तो कभी डिजाइनर लहंगा खरीदती। उसने अभिषेक और रौनक के लिए भी नए कपड़े लिए, हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखा, लेकिन सुमित्रा जी के लिए कुछ नहीं खरीदा। हर रोज हाथों में बड़े बड़े बैग, चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी लिए वो बाजार से लौटती, फिर अपनी माँ से फोन पर बात करती। शादी की तैयारियों की बातें, गहने और कपड़ों की खर्च, रिश्तेदारों की लिस्ट, सब कुछ डिस्कस कर दी। पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। दिव्या ने कार्ड लहराते हुए उत्साह से कहा, अभिषेक प्लीज शादी के लिए छुट्टी ले लो, शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं, हमें पूरे हफ्ते वहां रहना है। ये सुनकर अभिषेक चुप रह गया। आज अभिषेक ऑफिस से जल्दी लौट आया था। घर के अंदर आया तो महसूस किया कि वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो यहाँ वहां देखने लगा, शायद दिव्या घर पर नहीं है। सोचते हुए वो माँ के कमरे में गया। माँ, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? आप इस समय तक सो रही हैं? अभिषेक ने चिंतित होकर उनके माथे पर हाथ रखा। हल्का सा पसीना था। कुछ नहीं बेटा, सुबह से बस थोड़ी कमजोरी लग रही है, शायद शुगर बढ़ गई है। अभिषेक घबरा गया। आपने किसी से कहा क्यों नहीं? दिव्या कहाँ है? वो बेटा, उसकी सहेलियां आई थी, वो शॉपिंग पर जा रही थी, तो मैंने कुछ नहीं कहा। क्यों बेवजह उसकी खुशी में बाधा बनूं? अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप दवाई खा लेना। कहकर अभिषेक रसोई में गया और कुछ ही देर में वापस आकर दवाई निकालते हुए बोला, ये खा लीजिए माँ। और हाँ, घुटनों का दर्द कैसा है आपका? सुबह ज्यादा दर्द था बेटा, दर्द की दवा खाई थी तो आराम मिल गया था। अभिषेक ने चिंता भरे स्वर में कहा, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं कल ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। सुबह के 9 बज रहे थे। अभिषेक माँ को डॉक्टर के पास ले गया।
डॉक्टर ने शुगर की जांच की, कुछ जरूरी टेस्ट लिखे और दवाइयां दे दी। 1 घंटे बाद जब वे घर लौटे तो सुमित्रा जी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अभिषेक ने दिव्या को आवाज लगाई, दिव्या, माँ के लिए खाना ले आओ, फिर उन्हें दवा भी खानी है, मैंने दवाइयाँ निकाल कर रख दी हैं। कमरे में से कोई जवाब नहीं आया। वह सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा। दिव्या आईना के सामने खड़ी अपने नए सूट पर दुपट्टा मैच करके देख रही थी। दिव्या, मैंने तुमसे कहा था ना, माँ के लिए खाना ले आओ, अभिषेक ने थोड़ा तेज स्वर में कहा। दिव्या ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ आती हूँ। पहले ये बताओ तुमने ऑफिस से छुट्टियां ली या नहीं, हमें अगले हफ्ते निकलना है। अभिषेक ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, दिव्या, मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन पहले ही वहां जाएं। खामखा माँ को परेशानी होगी। ये बात सुनकर दिव्या ने उसे ऐसे देखा जैसे अभिषेक ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। तभी बात संभालते हुए अभिषेक बोला, अच्छा तुम एक काम करो, तुम ही रौनक को लेकर पहले चली जाओ, मैं शादी वाले दिन ही पहुंचूंगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई यहाँ होना चाहिए। दिव्या भड़क उठी, क्या तुम मेरी बहन की शादी पर नहीं चलोगी, सिर्फ इसलिए कि माँ जी की तबीयत थोड़ी सी खराब है? अभिषेक, सब लोग क्या सोचेंगे? अभिषेक ने संयम रखते हुए कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ दिव्या, मैं शादी वाले दिन पहुंच जाऊंगा। अगर माँ की तबीयत ठीक हुई तो उन्हें भी लेता आऊंगा, लेकिन फिलहाल उनका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अभिषेक अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। दिव्या अब भी गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। तभी अंदर से सुमित्रा जी की आवाज आई, दिव्या बहू, एक गिलास पानी तो दे देना, मुझे दवा लेनी है। दिव्या ने आंखें घुमा ली। पहले ही उसका मूड खराब था और अब ये नई फरमाइश। उसने झटके से पानी का ग्लास भरा और कमरे में धड़धड़ाते हुए गई। ग्लास को साइड टेबल पर इतनी जोर से पटका कि पानी छलक गया। साथ में ही रसोई है, उठकर एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती आप? सुमित्रा जी ने उसकी ओर देखा और बोली, आज घुटनों में ज्यादा ही दर्द था, नहीं तो मैं खुद ही उठ जाती। दिव्या वहीं खड़ी रही, उसकी भौहें तनी हुई थी। फिर अपनी बातों के बाढ़ छोड़ते हुए बोली, वैसे मुझे एक बात बताइए, आप यह सब नाटक इसलिए कर रही हैं ना ताकि मैं अभिषेक के साथ मायके ना जा सकूं? मैं सब समझती हूँ, वरना कुछ दिन पहले तो आप बिल्कुल ठीक थी। सुमित्रा जी का दिल जैसे धक से रह गया। क्या, ये क्या कह रही हो बहू? हाँ, वही कह रही हूँ जो सच है। आप चाहती है कि मैं यहीं पड़ी रहूं और बस दिन रात आपकी सेवा करती रहूं। नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। तुम अभिषेक के साथ शादी में आराम से जाओ, मैं आज अभिषेक से बात कर लूंगी। उससे कहूंगी कि मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। वाह, क्या खूब नाटक करती हैं आप। मेरा सारा प्लान बिगाड़कर आप ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपका कोई कसूर ही नहीं था। बहू की बात सुनकर सुमित्रा जी भी हैरानी भरी नसों से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन दिव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह पैर पटकते हुए बाहर चली गई। सुमित्रा जी ने दवा निकालकर पानी का ग्लास उठाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। शाम को ऑफिस से आते ही अभिषेक माँ के पास आया। माँ, अब तबीयत कैसी है? हमेशा की तरह उसने पूछा। सुमित्रा जी हल्के से मुस्कुराई। अब ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी कमजोरी रह गई है, और वैसे भी बुढ़ापे में ये सब लगा ही रहता है। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ माँ, कहिए। बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें बहू के साथ उसके मायके जाना चाहिए। अभिषेक ने गहरी सांस ली। नहीं माँ, आपकी तबीयत सही नहीं है और मैं आपको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, ये बीमारियां तो आती जाती रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे पीछे अपना प्लान कैंसिल कर दो।
तुम्हें दिव्या के साथ जाना चाहिए, बहू की खुशी में शामिल होना चाहिए। ये बात सुनकर दिव्या भी वहां आ गई। यही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते, लेकिन मानते कहाँ है ये। मेरी बहन की शादी में अगर हम लोग ही पहले नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा मेरे मायके वालों को। इस पर अभिषेक बोला, तो ठीक है दिव्या, मैं तुम्हारे साथ मायके चलने के लिए तैयार हूँ। हम वहाँ पूरा एक हफ्ता रहेंगे। यह सुनते ही दिव्या का चेहरा खिल उठा। सच, मैं अभी पैकिंग कर लेती हूँ। कहते हुए जैसे ही वो बाहर जाने लगी तभी अभिषेक बोला, लेकिन दिव्या मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब क्या हुआ? दिव्या पीछे मुड़ी तो अभिषेक ने कहा, मैं माँ को भी साथ लेकर चलूंगा। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी अभी खुशी से दमक रहा दिव्या का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने हैरत भरी निगाहों से अभिषेक को देखा। क्या माँ भी? शब्द जैसे कंठ में ही अवरुद्ध हो गए। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, लेकिन वो कहा, मेरा मतलब है तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी। हाँ, इसीलिए मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। अभिषेक ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अब तक चुप बैठी सुमित्रा जी यह सुनकर बोली, अरे नहीं बेटा, मैं ठीक नहीं हूँ। बहू के मायके में कैसे रहने जा सकती हूँ? सब लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं शादी वाले दिन ही जाऊंगी। पर अभिषेक नहीं माना। उसने ठान लिया था या तो अपनी माँ को लेकर जाएगा, नहीं तो शादी वाले दिन ही पहुंचेगा। दिव्या ने बुझे मन से अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जब उसने अपनी खूबसूरत साड़ियाँ और गहने संभाले तो मन ही मन कुढ़ रही थी। लेकिन अभिषेक के सामने कोई तरकार का मतलब नहीं था, इसलिए चुपचाप सारा सामान समेट लिया। अगले 2 दिन अभिषेक भी अपने ऑफिस के काम निपटाने में लगा था। फिर जिस दिन दिव्या के मायके माता की चौकी थी, उसी दिन वे सब निकल पड़े। सुबह का समय था। दिव्या ने सोचा था कि गाड़ी में बैठते ही आराम से सफर पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। गाड़ी में सुमित्रा जी अगली सीट पर बैठी थी। अभिषेक ड्राइव कर रहा था और पीछे सीट पर दिव्या और रौनक थे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन आधे घंटे बाद ही सुमित्रा जी ने धीरे से कहा, अभिषेक बेटा, गाड़ी किसी ढाबे या रेस्तरां में रोक देना, मुझे वॉशरूम जाना है। अभिषेक ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी एक ढाबे के पास रुकी। दिव्या ने नाक सिकोड़कर घड़ी देखी। अभी तो ही निकले थे। उसके मन ही मन सोची, लेकिन कुछ नहीं कहा। सुमित्रा जी वापस आई और गाड़ी फिर से चल पड़ी। लेकिन सुमित्रा जी ने आधे घंटे बाद फिर से गाड़ी रुकवाई। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब दिव्या का गुस्सा बढ़ने लगा। रौनक तो पूरे सफर में सोता रहा, लेकिन दिव्या के लिए यह सफर किसी परीक्षा से कम नहीं था। सुमित्रा जी उसे परेशान देख कर बोली, क्या करूं बहू, डायबिटीज की वजह से बार बार जाना पड़ता है। दिव्या ने गहरी सांस ली और अपनी सर सीट से टकरा कर आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। उनकी यह परेशानी तब और बढ़ गई जब रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। दिव्या का सब्र अब जवाब देने लगा। देखा, अगर इतनी बार गाड़ी ना रोकनी पड़ती तो हम इस जाम में नहीं फंसते। अब माता की चौकी का पूरा कार्यक्रम मिस हो जाएगा। अभिषेक ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे दिव्या, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना? मैं तो ही गलत हूँ। दिव्या ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आखिरकार वे दिव्या के मायके पहुंच ही गए, लेकिन तब तक माता की चौकी का आधे से ज्यादा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। दिव्या के माता पिता और भाई भाभी ने उन सब का स्वागत किया, लेकिन दिव्या के चेहरे की निराशा छिपाई नहीं छिपी थी। अभिषेक गाड़ी से सामान निकालकर अंदर रखने लगा तो दिव्या की माँ शांति जी मुस्कुराकर सुमित्रा जी से बोली, अरे बहुत देर कर दी आने में। इससे पहले कि सुमित्रा जी कुछ बोलती, दिव्या फट बोल पड़ी, क्या बताऊं माँ, हर आधे घंटे बाद तो गाड़ी रुकवाई जा रही थी। वॉशरूम जो जाना था माँ जी को।
बिना मतलब देर हो गई इनकी वजह से। ये बातें दिव्या ने अपने सभी मायके वालों के सामने कही थी। इस पर सुमित्रा जी ने अपनी सफाई में कहा, वो डायबिटीज की दिक्कत है ना, इसलिए। बेटी का व्यवहार देखकर शांति जी असहज हो उठी और बोली, अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से आकर बैठिए। अगली सुबह घर में खूब चहल पहल थी। कोई किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था तो कोई शादी की बाकी कामों में व्यस्त था। इसी बीच दिव्या की भाभी ने इधर उधर नजर घुमाई और फिर चौंकते हुए पूछा, अरे अभिषेक जीजा जी कहीं नजर नहीं आ रही। दिव्या जो पहले से ही चिड़चिड़ी हो रखी थी, खींचते हुए बोली, और कहाँ होंगे, बैठे हैं अपनी माँ के पास उनकी चरणों में, उनकी घुटनों की मालिश करते हुए। उन्हें तो बस अपनी माँ चाहिए, मेरी परवाह ही कहाँ है उनको। माँ जी भी जब देखो घुटनों का दर्द बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। उसका तंज भरा सुनकर उसकी भाभी थोड़ा ठहर गई। तभी शांति जी वहां आई और उसे समझाते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, ऐसी बात नहीं है कि दामाद जी तुम्हें प्राथमिकता नहीं देते। अगर ऐसा होता तो हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ ना आते। दिव्या उनकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराजगी अब भी झलक रही थी। इसी दौरान दिव्या का भाई किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा था। जाते जाते उसने अभिषेक से कहा, जीजा जी चलिए ना, जरा बाजार तक जाना है, साथ बोलेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभिषेक उसके साथ निकल गया और सुमित्रा जी धीरे धीरे बाहर आ गई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। उनके चेहरे पर सफाई की थकान दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वह सबकी खुशी में शामिल हो रही थी। तबीयत ठीक न होते हुए भी उनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी न हो। तभी दिव्या की एक कज़न ने उन्हें देखा और आकर पास बोली, आंटी जी आप ठीक तो हैं? सुमित्रा जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस बेटा, बीमारियां तो चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दिव्या ने व्यंग्य से कहा, अरे इस उम्र में घर का काम तो होता नहीं है इनसे, लेकिन शादी में आने के लिए जरूर तैयार हो गई। दिव्या की इस बात पर वहां खड़ी उसकी कुछ कजिन्स हंस पड़ी। दिव्या ने मजाक को और बढ़ाते हुए कहा, सच में माँ जी को तो सफर करना भारी पड़ गया। रास्ते पर हम लोग बस वॉशरूम ही ढूंढते रह गए। हर आधे घंटे बाद गाड़ी रोकने का फरमान आ जाता था। सफर कर नहीं सकती थी तो घर पर ही रहना चाहिए था ना। यह सुनकर वहां खड़ी दिव्या के आसपास खड़े लोग फिर हंस पड़े, लेकिन सुमित्रा जी के चेहरे की मुस्कान एक पल में उड़ गई। उन्होंने जबरदस्ती अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा दर्द बयां कर रहा था। भीड़ में सबके चेहरे खिलखिला रहे थे, पर सुमित्रा जी अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से डूबी जा रही थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे, लेकिन दिव्या के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसे अब भी यही लगता था कि सासू माँ के कारण उसके रंग में भंग पड़ गया है। अगर उसकी सास यहाँ ना होती तो शायद वो ज्यादा मस्ती कर पाती। इसलिए हर रोज किसी न किसी बहाने वह अपनी सास को तंज कसने और चुपती हुई बातें कहने से नहीं चूकती। कभी सब लोगों के सामने सास की सूती साड़ी का मजाक बनाकर रख देती, तो कभी उनकी बीमारी का। इधर जब दिव्या अपनी बहन ईशा के साथ बाजार जाती तो उसकी माँ शांति जी थोड़ा समय निकालकर अपनी समधन सुमित्रा जी के पास जाकर बैठ जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। बहन जी, यहाँ आपका मन तो लग रहा है ना? शांति जी ने पूछा। सुमित्रा जी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, हाँ बहन जी सब ठीक है। उनकी आंखें उनकी मनोदशा को बयान कर रही थी, लेकिन मुंह से वो कुछ नहीं बोलती। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में चहल पहल थी। बारात पहुंची, रस्में हुई और फिर दुल्हन की विदाई का समय भी आ गया। सबकी आंखें नम थी। शांति जी और उनके पति ने अपनी बेटी को गले लगाया और विदा किया। अब शादी की थकान सब पर हावी होने लगी थी। दिव्या और अभिषेक ने सोचा कि एक दिन आराम कर लेंगे और फिर अगले दिन अपने घर लौटेंगे। रात हो चुकी थी। सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए।
अगले दिन जब सब लोग सो के उठे तो पूरे घर में अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। आवाज सुनते ही पूरा घर दहल उठा। सब लोग चौंक कर आवाज की दिशा में भागे। यह आवाज शांति जी की थी। सभी लोग घबराते हुए उनकी ओर दौड़े। दरवाजा खोलते ही जो दृश्य सामने था उसने सबको सन्न कर दिया था। शांति जी जमीन पर पड़ी हुई थी और दर्द से कराह रही थी। उनकी चीख सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ा। दिव्या के भाई और भाभी ने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि हल्की सी हरकत पर भी वह तड़प उठती। माँ, क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी? दिव्या घबराई हुई थी। शांति जी ने दर्द से आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। जल्दी से गाड़ी निकाली गई और सबने मिलकर उन्हें किसी तरह सहारा देकर कार में बिठाया। दिव्या के भाई भाभी उन्हें अस्पताल ले गए। दिव्या भी माँ की हालत देखकर परेशान थी। जब वे लोग घर लौटे तो दिव्या ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है? उसका भाई बोला, गिरने की वजह से मांसपेशियों में तंज खिंच गया है, जिससे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम करने की ज्यादा जरूरत है। ये बात सुनकर दिव्या ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई बड़ी चोट तो नहीं आई थी। घर लौटते ही शांति जी को बिस्तर पर लेटा गया था। अब दिव्या असमंजस में थी। अभिषेक की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं और उन्हें वापस लौटना था, लेकिन दिव्या का अपनी माँ को इस हालत में छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। अभिषेक, मैं अभी माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। अभिषेक ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम ध्यान रखना, माँ को कोई तकलीफ ना हो। मैं माँ जी को लेकर वापस जा रहा हूँ। वहाँ ऑफिस भी ज्वाइन करना है। जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुम भी आ जाना। दिव्या ने सहमति में सिर हिलाया। अभिषेक अपनी माँ सुमित्रा जी को लेकर घर लौट आया। शांति जी अब स्वयं उठ पाने में असमर्थ थी, इसलिए दिव्या और उसकी भाभी उन्हें सहारा देकर वॉशरूम तक लेकर जाती थी। एक दो बार तो सब ठीक रहा, लेकिन जब तीसरी बार शांति जी ने अपनी बहू को आवाज दी तो उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलकने लगी थी। उन्होंने हल्की आवाज में पुकारा, बहू, जरा सहारा दे दो। भाभी ने गहरी सांस ली और अनमने भाव से उठी। उन्हें सहारा देते हुए बाथरूम तक लेकर गई, फिर वापस बेड पर लिटाकर बड़बड़ाने लगी, इंसान है या पानी की टंकी? इतना पानी पीती ही क्यों है कि बार बार बाथरूम जाना पड़े? इस बार तो मैंने सहारा दे दिया, लेकिन अगली बार मुझसे नहीं होगा। दिव्या अपनी भाभी की बात सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ इतनी तकलीफ में है और आप? भाभी ने गुस्से से कहा, अरे राम जाने तकलीफ में है या बहाना खोजती हैं काम ना करने का। मुझे तो लगता है ये सब ढोंग है इनका। इतना कहकर वह वहां से चली गई। उसकी भाभी जो एक आदर्श बहू कहलाती थी, उसकी माँ के लिए ऐसे शब्द कहेंगी उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। शांति जी की आंखों में उदासी झलक रही थी। उसके मन में बीते दिनों की घटनाएं घूमने लगी। उसने अपनी सुमित्रा सास का व्यवहार, उनके घुटनों का दर्द, सफर में बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत और उसका खुला मन उन पर तंज कसना। कहीं भगवान उसे उसके कर्मों की सजा तो नहीं दे रहे। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। शाम ढलने लगी थी। जब उनकी बहू रसोई की ओर जाने लगी तो शांति जी ने धीमे स्वर में पुकारा, बहू, आज रात के खाने में पनीर की सब्जी बना लेना। दिव्या को बहुत पसंद है। लेकिन उनकी बहू बिना कोई जवाब दिए रसोई में चली गई। शांति जी ने सोचा शायद वह सुन नहीं पाई होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। दलिया बना दिया है, जब खाना हो तो बता देना, उसने बुझे मन से कहा। यह सुनते ही दिव्या को जैसे दिल में कोई तीर चुभ गया। दलिया? लेकिन माँ ने तो तुम्हें पनीर की सब्जी बनाने को कहा था।
इस पर उसकी भाभी झुंझलाते हुए बोली, माँ तू बैठे बैठे बस ऑर्डर देना जानती है। मैं सारा दिन घर का काम भी करूं, बच्चों को भी संभालूं और फिर आपकी और माँ की फरमाइशें भी पूरी करती रहूं। मुझे भी थोड़ी देर आराम करने का हक है या नहीं? वैसे भी इतने दिनों से शादी में पनीर की सब्जी खा खा कर थक नहीं पाई आप, जो आज फिर से चटोरापन जाग उठा। इतना कहकर वह गुस्से में वहां से चली गई। दिव्या के हाथ से पानी का ग्लास छूटते छूटते बचा। वह चुपचाप खड़ी रह गई। उसके मानस पलट पर सहसा वही दृश्य उभरा जब उसने अपनी नंद के आगे खिचड़ी बनाकर रख दी थी, साथ ही साथ दो बातें भी सुना दी थी। आज जब वही शब्द उसे और उसकी माँ को सुनने पड़े, तो उसे एहसास हुआ कि जब तक अपनी कही बात ठुकराई जाती है तो कैसा महसूस होता है। रात होने लगी थी लेकिन दिव्या के मन में उथल पुथल मची थी। दिन भर की घटनाएं उसे बेचैन कर रही थी। अपनी माँ की परेशानी उसे देखी नहीं जा रही थी। बस अब बहुत हुआ। भाभी का यह व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई आएंगे तो सारी शिकायत करूंगी। उसने मन ही मन ठान लिया। कुछ देर बाद जब उसका भाई घर लौटा तो दिव्या तुरंत उसके पास पहुंची। भैया, पता है भाभी ने आज क्या किया? उसकी आवाज में गुस्सा था। माँ को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाने से मना कर दिया। कहती है माँ बहाना करती हैं। इतना तक कहा कि माँ की पानी की टंकी है जो बार बार वॉशरूम जाती है। वह उम्मीद कर रही थी कि यह सुनकर उसके भाई का खून खौल उठेगा। वो गुस्से से उबल पड़ेगा और अपनी पत्नी को खींचकर दो तमाचे लगाकर बोलेगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को ये सब कहने की? दिव्या को भाई के रिएक्शन का इंतजार था लेकिन उसके भाई के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या गलत कहा तेरी भाभी ने? दिव्या हतप्रभ रह गई। भैया आप भी, आप तो माँ का इतना ध्यान रखते थे, अब अचानक क्या हुआ? उसका भाई गहरी सांस लेते हुए बोला, दिव्या माँ अब बिस्तर पर पड़कर ही लेटी है। तेरी भाभी पूरे घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है और फिर माँ की देखभाल भी। क्या यह सब आसान है? लेकिन भैया तुम माँ के बारे में ये सब बोल रहे हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा। उनका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है। उनकी तकलीफ को तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? दिव्या की आवाज तेज हो गई। अभी दिव्या ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। वो अवाक खड़ी रह गई, लेकिन तब तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि तमाचा मारने वाला और कोई नहीं, सामने उसकी माँ शांति जी खड़ी थी। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, पर क्यों? और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हैं, तो ये सब क्या? दिव्या ने सवालों की झड़ी लगा दी। किसी के जवाब देने तक इंतजार भी नहीं हुआ उससे। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। उसके दिमाग में हलचल मच गई। तभी शांति जी बोली, वो सब एक नाटक था, एक सोचा समझा नाटक, जिसे मैंने तेरे भाई और भाभी की मदद से रचा था, तुझे सबक सिखाने के लिए, तुझे तेरा ही असली चेहरा दिखाने के लिए। दिव्या की तो जैसे सांस ही अटक गई ये सब सुनकर। तो शांति जी ने कहा, जब तू अपने भाई को ये सब उपदेश दे सकती है कि उसे अपनी जन्म देने वाली माँ का ख्याल रखना उसका फर्ज है, तो खुद ये बातें क्यों नहीं समझ सकती कि तेरा पति भी तेरी सास का बेटा है। अगर वो अपनी माँ का ख्याल रखता है तो तू गुस्से से मुंह फुला लेती है, उसे जली कटी बातें सुना देती है। ये दोहरी मानसिकता क्यों? और तो और, तूने तो सबके सामने अपनी सास के पहनावे यहाँ तक कि उनकी बीमारी तक का मजाक बनाकर रख दिया। मेरे समझाने के बावजूद न जाने कितनी बार तू अपनी सास पर चीखी चिल्लाई, उन्हें इतना बेइज्जत किया कि बेचारी शर्मिंदगी से जमीन में गड़ी जा रही थी। लेकिन जब वैसे ही हालात मुझ पर, तेरी माँ पर आन पड़े, तो मुझे तुझ पर तरस आने लगा। मेरे दर्द का एहसास होने लगा। जब तू अपनी सास का सब वक्त सबके सामने मजाक बना रही थी ना, दिल तो मेरा उसी समय किया कि तेरी आकर अकल ठिकाने लगा दूं। पर सबके सामने मैं तेरा तमाशा बनाना नहीं चाहती थी।
लेकिन मन ही मन ये भी ठान लिया था कि इंसानियत का पाठ तो तुझे पढ़ा कर रखूंगी। मैं जानती थी कि तू केवल बातों से हार नहीं मानने वाली, इसलिए ये नाटक किया हम लोगों ने। शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने तो अपनी ससुराल में हमारी नाक कटवा कर रख दी। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुझे। एक और तू है जिसने कभी अपने ससुराल वालों को अपनाया नहीं, तो दूसरी ओर तेरी सास है जिसने तेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद कभी हमारे सामने शिकायत तक भी नहीं की। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तेरा सम्मान तेरे ससुराल वालों के साथ जुड़ा है। उनकी बेइज्जती का मतलब तुम्हारी खुद की बेइज्जती है। दिव्या सर झुकाए खड़ी थी। शांति जी का हर एक शब्द उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। एक एक बात हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रही थी। वह कांप रही थी। अचानक उसकी आंखें भर आईं। दिव्या की गले से आवाज आई। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन यह आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उसके अपराध बोध के थे। माँ मैं बहुत बुरी हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। मैंने माँ जी के साथ बहुत अन्याय किया है। कहते कहते वो फूट फूट कर रोने लगी और घुटनों के बल बैठ गई। शांति जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा पश्चाताप करने से ही इंसान महान बनता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाने से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। अगले ही दिन दिव्या अपने भाई के साथ घर वापस लौटी। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने सुमित्रा जी बैठी दिखी। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में अनकहा दर्द था। बहू, अब समधन जी कैसी है? ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा। लेकिन दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। बिना एक पल गंवाए वो दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। सुमित्रा जी हड़बड़ा गईं। उन्होंने दिव्या को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वैसे ही उनके पैरों में गिरी रही। नहीं माँ, आज मुझे मत रोकिए। शायद मैं इस दुनिया की सबसे स्वार्थी बहू हूँ। जिस घर ने मुझे सम्मान दिया, मैंने उसी घर की इज्जत जहर में घोल दिया। आपका प्यार समझ ही नहीं पाई मैं। अब तक अभिषेक भी स्तब्ध खड़ा सब देख रहा था। उसके लिए यह पल अविस्मरणीय था। सुमित्रा जी ने नम आंखें लिए दिव्या के सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाज में बोली, बेटा नादानी वश बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों से कब तक नाराज रह सकती हैं? मैं तो कब से इस बात का इंतजार कर रही थी कि कब से तुम मुझे अपने दिल से अपनी माँ मानोगी। इतना कहते ही उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने दिव्या को गले से लगा लिया। उस रात जब अभिषेक रोज की तरह अपनी माँ के घुटनों की मालिश करने के लिए तेल निकाल रहा था, दिव्या ने धीरे से उसके हाथ से तेल की शीशी ले ली। अभिषेक, वो सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं है, अब उनकी सेवा मैं करूंगी। अभिषेक स्तब्ध था। सुमित्रा जी की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार वह आंसू तकलीफ के नहीं थे, वह खुशी के आंसू थे। अब दिव्या उनकी बहू नहीं, बेटी थी, जो देर से सही लेकिन रिश्तों के महत्व को समझ चुकी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा।